जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। यू आर वाचिंग प्री सिक्योर विथ मी राजगौरव। आज आपके प्री सिक्योर के सेशन में हम लोग इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे अप्रैल 2 को। और ये सेशन का जो भी कंटेंट है ये पीडीएफ इंग्लिश और एसएमएस दोनों में कमेंट सेक्शन से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो कम टू द एजेंडा फॉर टुडे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें पहला टॉपिक है पीएमई ड्राइव स्कीम। ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स हमारे एग्जामिनेशंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मेंस में आप इन स्कीम्स के जो भी पॉइंट्स होते हैं ना, आप उनको वैल्यू एडिशन के लिए मेंस के आंसर में कोट कर सकते हो। सेकंड टॉपिक होगा वर्धमान महावीर से रिलेटेड। वर्धमान महावीर या भगवान महावीर जो जैन तीर्थंकर हैं, उन हम लोग यहाँ सेकंड टॉपिक में डिस्कस कर देंगे वर्धमान महावीर के बारे में, जो कि जैन तीर्थंकर हैं और जैनिज्म के रियल फाउंडर माने जाते हैं। द थर्ड टॉपिक वुड बी रिलेटेड टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर आरएनए। ये आपके जनरल साइंस है या साइंस एंड टेक से रिलेटेड टॉपिक है। तो जनरल साइंस, साइंस एंड टेक में ऐसे करंट में जब भी ऐसे साइंस रिलेटेड टर्म्स आते हैं ना, ये आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मेंस में कभी कभी ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इवेंट्स पे जीएस पेपर 3 में भी क्वेश्चन बनते हैं, जहां पर आप यहाँ की इनपुट को वैल्यू एडिशन में यूज कर सकते हो। फोर्थ टॉपिक होगा आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ बलिराजगढ़। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ बलिराजगढ़ बिहार में पाया, बिहार का एक रीजन है बलिराजगढ़, जो कि अपने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के लिए पहले भी न्यूज में रहा था। पहले भी इसके बारे में काफी कुछ लिखा गया है। और अभी अगेन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई वहां पर कुछ नई डिस्कवरी की बात कर रही है, तो हम इसके डिटेल्स जानेंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट टॉपिक वुड बी इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। इंडियन ओशन काफी इंपॉर्टेंट रीजन है। अभी इवन जो ये यूएस ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इस टाइम में भी फिर से इंडियन ओशन न्यूज में आ गया। और इंडियन ओशन में इंडिया के अलावा बाकी भी कई स्ट्रेटेजिक इवेंट्स होते रहते हैं, जहां पे इंडिया का भी रोल होता है और इंडिया के अलावा बाकी भी स्ट्रेटेजिक रोल्स इवेंट्स चलते रहते हैं। हम उन्हीं में से एक इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की बात करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। अच्छा, एक और बात, प्रैक्टिस क्वेश्चन के क्वेश्चंस वैसे तो इंग्लिश में टाइप रहते हैं, क्योंकि मैं इन्हें बाद में रेडी करता हूँ टाइप करने के लिए, तुम्हारे सामने प्रेजेंट करने के लिए। आई वांट कि जो हमारे एसएमएस मीडियम के स्टूडेंट है ना, बाकी कंटेंट तो तुम्हें एसएमएस में मिल ही जाता है, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन का भी आंसर करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन का भी। क्योंकि देखो, अब थोड़ा इंग्लिश में आपको कंटेंट मिलेगा। इवन जब आप सीसेट का पेपर दोगे तो वहां पर भी जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है वो इंग्लिश में ही रहेगा ना। सो इंग्लिश से ऐसे भागने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं। बड़े इजीली आपको ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, बस ट्राई कीजिएगा इनको सॉल्व करने का। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश मीडियम में जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं वो तो आंसर करते ही हैं। अब मैं अपने एसएमएस मीडियम से भी एक्सपेक्ट करता हूं कि वो भी आंसर करें प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर्स। ओके, कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, द पीएमई ड्राइव स्कीम। पीएमई ड्राइव स्कीम की बात करते हैं। पीएमई ड्राइव स्कीम में यहाँ पर आप एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग देख सकते हो क्या, दैट पीएमई ड्राइव स्कीम सब्सिडाइज फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एक्सटेंडेड, हियर इज ऑल यू नीड टू नो। मतलब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, जिसके अंदर पीएमई ड्राइव स्कीम काम कर रहा है, वो सब्सिडीज को ना एक्सटेंड कर रहा है। एक्सटेंड कर रहा है टू व्हीलर्स के लिए जुलाई 2026 तक, एंड इलेक्ट्रिक रिक्शा के लिए, वो जो रिक्शा होता है ना, ई रिक्शा, जिसपे आप चलकर क्लास करने आते होगे, मार्केट जाते होगे, है ना, कुछ लोग उसको ई रिक्शा बुलाते हैं, कुछ टोटो बुलाते हैं, अलग अलग नामों से बुलाते हैं। उसके लिए सब्सिडी 2028 तक इंक्रीज हो रही है। टू व्हीलर्स के लिए 2026 एंड ई रिक्शा के लिए 2028 तक। यहाँ पे न्यूज़पेपर की क्लिपिंग से भी ना हमको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गया। ये हमारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन में काम आएगा और मेंस में वैल्यू एडिशन के काम आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला स्कीम क्या, द स्कीम इज एडमिनिस्ट्रेट, पहला स्टेटमेंट क्या है, द स्कीम इज एडमिनिस्ट्रेटेड डायरेक्टली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। कौन सा स्कीम भाई, पीएमई ड्राइव स्कीम। अभी मैंने तुम्हें यहाँ पर बताया कि ये देखो जरा न्यूज़पेपर की क्लिपिंग के ध्यान दो, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री है। इसका मतलब हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि पीएमई ड्राइव स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आता है। हाँ, उसके बाद आगे का पार्ट सही था कि ये जो पीएमई ड्राइव स्कीम है, ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ई व्हीकल से रिलेटेड, उसको और रोबस्ट बनाएगा, उसके नेटवर्क को बढ़िया करेगा, बट मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के अंदर, नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। ओके, सेकंड स्टेटमेंट पर आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या, टू क्वालिफाई फॉर फाइनेंशियल इंसेंटिव अंडर द स्कीम it is mandatory for the vehicle to be equipped strictly with advanced battery technology and registered under the central motor vehicle rule। अब देखिए, ये ना एक फैक्ट है जो कि करेक्ट है, ये आपको याद भी रखना है, पर यहाँ पे कॉमन सेंस में लगाओगे तो एक चीज समझ में आएगी कि स्टेटमेंट बोल क्या रहा है, कि अगर किसी व्हीकल को या किसी पर्सन को इंसेंटिव चाहिए इस स्कीम के अंदर, तो वो व्हीकल में एडवांस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल। तो यहाँ पर ना कोई भी ऐसी बात नहीं है जो गलत होने लायक है, कॉमन सेंस भी आपको इस तरफ इशारा करेगा कि हाँ, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट मानना ही है। बाकी ये फैक्ट है, इस फैक्ट को आपको याद रखना है।
थर्ड स्टेटमेंट, द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड सैंक्शनिंग कमिटी PISC जिसको बोलते हैं, which holds the executive authority to revise incentives and approve guidelines is chaired by the secretary of heavy industry। ये करेक्ट है कि सिंस मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ही PM ई ड्राइव स्कीम को मॉनिटर करती है, तो उसके जो सेक्रेटरी हैं वो इस स्कीम में इंसेंटिव कैसे दिया जाए, गाइडलाइंस कैसे इंप्लीमेंट करवाए जाएं, क्या उनका मॉनिटरिंग हो, वो करने का काम करते हैं। और ही एक्चुअली हेड्स या सी एक्चुअली हेड्स द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड सैंक्शनिंग कमिटी। सो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हुआ। फोर्थ पर आते हैं, द स्कीम कैटेगोरिकली रिस्ट्रिक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स फ्रॉम ऑफरिंग overlapping fiscal incentive such as road tax waivers to maintain uniform central subsidy rate nationwide। तो यहाँ ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि PM ई ड्राइव स्कीम ना स्टेट गवर्नमेंट को रोकता है। किस चीज के लिए रोकता है? कि तुम अलग से कोई इंसेंटिव नहीं दे सकते। तुम्हें लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एक स्कीम ऐसा करेगी कि स्टेट गवर्नमेंट को डिस्करेज करे कि भाई आप अलग से इंसेंटिव नहीं दोगे? ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करने से पता है चैलेंज क्या आता है? वो जो हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं ना, कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर देश के राज्य के डेवलपमेंट के लिए काम करें। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी अपने राइट्स होते हैं, अपना पॉलिटिकल एजेंडा भी होता है, वो सब कुछ अफेक्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट, इट एक्चुअली इनकरेज द स्टेट गवर्नमेंट कि जाओ भैया जो करना है करो, मतलब जो करना है करो, मतलब कि आप सपोर्ट दो। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट हुए? सेकंड और 3 करेक्ट थे। हाउ मेनी पूछ रहा है, आंसर क्या चूज करेंगे? ओनली 2। ओके, चलिए अब हम डिटेल की बात कर लें। तो PM ई ड्राइव स्कीम इसको अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, जिसमें पहले जो टारगेट रखा गया था ई व्हीकल्स को या ई व्हीकल से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने का, उसको अब हमने 2026 तक 2 व्हीलर्स के लिए एंड ई रिक्शा ई कार्ट के लिए मार्च 2028 तक एक्सटेंड कर दिया है। इसमें 3 ऑब्जेक्टिव बनाए गए थे। एक था कंपोनेंट 1 जो सब्सिडीज देने की बात करता है, राइट, जिससे कि ई व्हीकल्स का एक्विजिशन, ई व्हीकल्स का परचेज इजी हो सके बायर्स के लिए। दूसरा कैपिटल ग्रांट की बात है। अब ये जो कैपिटल ग्रांट है ना, ये मेनली चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क के लिए काम करेगा। तुम एज ए यूजर आपने क्या किया, आप गए एक ई व्हीकल खरीदने के लिए, है ना, आपने एक स्कूटी परचेज किया, आपने एक कार परचेज की, जो भी ई व्हीकल के अंदर आएगा। अब कार डिपेंड करेगा कि कार में सरकार कितना इंसेंटिव दे रही है, वहां पर भी इंसेंटिव देती है पर पूरा का पूरा इंसेंटिव ज्यादा नहीं देगी। स्कूटी वगैरह में ज्यादा मिलता है, ई रिक्शा में ज्यादा मिलता है। तो उसके लिए इस स्कीम का कंपोनेंट 1 रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हाईवे पर कहीं पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसके लिए स्कीम का कंपोनेंट 2 रिस्पॉन्सिबल है। एंड ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए, एजुकेशनल अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए, पब्लिक के बीच अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए कंपोनेंट 3 रिस्पॉन्सिबल है। सो यहाँ पर हम मेंस के लिए भी याद रखेंगे कि ये जो स्कीम है ना, इसको 3 कंपोनेंट में इस तरह से डिवाइड किया गया है, इसके ये टारगेट है। आगे चलते हैं और जानते हैं। अब यहाँ पे टारगेटेड सेगमेंट क्या है? टारगेटेड सेगमेंट है 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ई एम्बुलेंसेस, राइट। एम्बुलेंस की नीड होती है, अगर वो भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले एम्बुलेंस यूज करें तो कितना बढ़िया होगा। ई ट्रक, ई बस, ये सारे टारगेट। क्वालिफिकेशन के लिए क्या जरूरी होता है कि भैया आपको मोटर व्हीकल्स एक्ट में रजिस्टर होना पड़ेगा, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में, एंड एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ओवरसाइट करने वाली जो बॉडी है जिसको हम PISC बोलते हैं, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड सैंक्शनिंग कमिटी, उसको हेड करते हैं सेक्रेटरी ऑफ हेवी इंडस्ट्री। ये नॉर्मल सा फैक्ट है जो आप याद रखोगे। स्टेट लेवल पुश की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री है उसकी स्कीम है PM ई ड्राइव, बट सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है स्टेट गवर्नमेंट को कि अगर आपको अलग से कोई टैक्स कमी करना है, आपको टोल एंड पार्किंग फी कम करना है ई व्हीकल्स के लिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है चार्जिंग के लिए, आप अपने तरफ से करो, हम आपको इंकरेज करेंगे, डिस्करेज नहीं करेंगे। बुझे? कम टू द सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक है भगवान महावीर या वर्धमान महावीर के ऊपर, जो कि जैनिज्म के सबसे पॉपुलर तीर्थंकर या जैनिज्म के एक्चुअल फाउंडर माने जाते हैं। इनके बारे में हम आर्ट एंड कल्चर की क्लास या फिर एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में पढ़ते हैं। आज भी हम इनसे रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जो PIB में मेंशन था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर करंट अफेयर्स फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू रेफर कर रही थी महावीर जयंती के बारे में। यहाँ पर इस न्यूज़पेपर की क्लिपिंग में भी देखो 5 प्रिंसिपल लिखा हुआ है, अहिंसा, सत्य, असत्य, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह। ये 5 प्रिंसिपल हैं, पंच महाव्रत इसको बोला जाता है। पढ़ाऊंगा मैं एंशिएंट हिस्ट्री के क्लास में, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में। आइए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। While the first 4 of the पंच महाव्रत were laid down by the 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ, भगवान महावीर specifically added the 5th vow of ब्रह्मचर्य। एक्चुअली ये स्टेटमेंट को हमें सही कंसीडर करना है। जैनिज्म में एक चीज याद रखिएगा, वैसे जैनिज्म की शुरुआत ऋषभ देव से हुई थी जो पहले तीर्थंकर थे, पर पहले के जो नॉलेज थे ना वो धीरे धीरे लॉस्ट हो गए।
मेन जो नॉलेज जैनिज्म का डेवलप हुआ वो पार्श्वनाथ के टाइम से ज्यादा पॉपुलर होना शुरू हुआ, जो कि 23rd तीर्थंकर है। और फिर 24th तीर्थंकर भगवान महावीर आते हैं, जहां से जैनिज्म खूब पॉपुलर होता है। तो इसलिए पंच महाव्रत के बाकी जो 4 प्रिंसिपल थे, सत्य, अहिंसा, असतेय, असतेय मीन्स चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह, मेटेरियल प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं करना है, ये 4 प्रिंसिपल पार्श्वनाथ को डेडिकेटेड माने जाते हैं, या उनके पहले के तीर्थंकर को। और पांचवा जो महाव्रत है ब्रह्मचर्य, इसको वर्धमान महावीर ने ही ऐड किया था। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट पूरी तरह से करेक्ट है। दूसरा क्या, ही अटेंड कैवल्य, कैवल्य मतलब सुप्रीम नॉलेज है ना, जो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज है जैनिज्म में, उसको हम क्या बुलाते हैं, उसको कैवल्य बुलाते हैं। सो ही अटेंड कैवल्य एट द एज ऑफ 42 अंडर ए साल ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर इन बिहार, इन जिरम्भिका गांव बिहार। ये भी करेक्ट है, ये सब स्टेटमेंट्स याद रखने हैं कि एक साल ट्री के नीचे। बुद्ध को जरा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि सिद्धार्थ जब बुद्ध बने या बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो कौन सी ट्री के नीचे हुआ, कौन से रिवर के बैंक पर हुआ और किस प्लेस पर हुआ, ये तो मुझे बताओगे। वर्धमान महावीर को ज्ञान या कैवल्य की प्राप्ति 42 ईयर्स के एज में हुई, बुद्ध को किस ईयर के एज में, किस एज में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में तुमसे जानना है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हुआ। रिजुपालिका एक छोटी सी रिवर है जो बिहार से जिरम्बिका ग्राम से बहने का काम करती है। Third statement, the core Jain philosophy doctrine of Anikantvad asserts that truth and reality are absolute and can only be understood from a singular enlightened perspective. अब ये स्टेटमेंट को जरा ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है अनेकांतवाद, वाद मीन्स सिद्धांत, फिलोसफी, अनेक मीन्स मल्टीपल, मेनी, और फिर आगे लिख रहा है कि इसको सिर्फ हम सिंगल पॉइंट से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट का दो पार्ट आयरॉनिकल हो गया ना, रॉन्ग हो गया। एक्चुअली अनेकांतवाद क्या बोलता है कि किसी भी ट्रुथ को, किसी भी चीज को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से समझा जा सकता है, सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से नहीं। सो दैट्स व्हाई थर्ड इज रॉन्ग, थर्ड स्टेटमेंट गलत है हमारा। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ क्या है, he organized his followers into a fourfold order and his core teachings were preserved by his disciples in the sacred texts known as the Agam Sutras। ये करेक्ट है कि इनकी जो टीचिंग्स थी उसको अगम सूत्र में और भी बाकी जैन टीचिंग्स से रिलेटेड बुक्स में कंपोज करने का काम किया गया है। फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे बस थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग था, क्योंकि अनेकांतवाद मल्टी फोल्ड ट्रूथ की बात करता है, सिंगल फोल्ड ट्रूथ की नहीं। सो हाउ मेनी आर इनकरेक्ट, ओनली वन। स्टेटमेंट नंबर 3, बट नंबर की बात करें तो कितना, ओनली वन स्टेटमेंट रॉन्ग। अब वही चीजें यहाँ पर मेंशन है, वर्धमान महावीर से रिलेटेड बेसिक्स हैं कि चलो उनका जन्म कहाँ हुआ, तो कुंडग्राम में हुआ, क्षत्रिय क्लैन में इनका भी जन्म हुआ था। इनके पेरेंट्स की बात करें तो इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिका क्लैन से, ये JNA है, अंग्रेजी का यही दिक्कत है कि यहाँ पे लिखते कुछ है पढ़ते कुछ है, ये ज्ञ है, ज्ञात्रिका क्लैन। और माता जी थी त्रिशाला, ठीक है, जो लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। इनको ज्ञान मिला रिजुपालिका रिवर, जिरम्भिका ग्राम, ये बिहार में पड़ता है, नालंदा नवादा के पास। यहीं पर इनको कैवल्य या मैक्सिमम नॉलेज मिला साल ट्री के नीचे 42 ईयर्स के एज में। अब जैनिज्म में पंच महाव्रत होते हैं, 5 ग्रेट प्रिंसिपल्स, जो कि हर पर्सन को फॉलो करते हैं जो अपने आप को जैन फोल्ड का पार्ट मानता है। अहिंसा, सत्य, असतेय, असतेय मीन्स चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है, चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह, नॉन पॉजिटिवनेस, एंड ब्रह्मचर्य मतलब खुद के ऊपर कंट्रोल करना, राइट। ये 5 प्रिंसिपल्स हो गए। पांचवा प्रिंसिपल्स वर्धमान महावीर ने ही ऐड किया था, ब्रह्मचर्य को, इसलिए इसको नंबर 5 पर ही रखना है। बाकी सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य को आप 1 2 3 4 कहीं भी रख सकते हैं। हम इनके ज्ञान की बात करें तो जैनिज्म में 3 ज्वेल बनाए गए हैं, इसमें सारे जैन तीर्थंकर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित। इसके बारे में मैं तुम्हें एंशिएंट हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस में पढ़ाऊंगा, कभी कुछ बैचेज में पढ़ा रखा है, बाकी में पढ़ाऊंगा आगे, आप देखिएगा। जैन संघ का फॉर्मेशन हुआ, हालांकि ये जो जैन संघ है ना, ये बुद्धिस्ट संघ के कंपैरिजन में वीक रहा। यहाँ पर भी जैन संघ है, बट दैट इज वीकर एज कंपेयर टू बुद्धिस्ट संघ। हम जैन संघ बोलते तो भले हैं, बट ये एक्चुअली में वो संघ जैसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बुद्धिज्म में प्रेजेंट था, एंड दैट्स वाई जैनिज्म की पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हुई। इस चीज को याद रखिएगा। जैन संघ आपको कई जगह लिखा मिलेगा, बट रिमेंबर इट वाज नॉट एज मच स्ट्रॉन्ग एज द बुद्धिस्ट संघ, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन। ये एक वो रीजन है जिसके वजह से बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी ज्यादा हुई और जैनिज्म की कम। यहाँ पे जैन संघ का के रेफर इस वजह से किया जाता है बस, कि जो जैन मंक्स थे, चाहे वो मेल मंक्स हो, साधु हो, या फिर साध्वी हो, फीमेल मंक्स हो, है ना, या लेमैन वर्शिपर्स हो, लेमैन वर्शिपर्स जो अपने घरों में रहकर पूजा कर रहे हैं, श्रावक या श्राविका जिनको बोलते हैं, वो एक जगह इकट्ठा होते थे, उन्हीं को जैन संघ कहा गया। पर कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड स्ट्रक्चर नहीं था।
बाकी गांधार, गांधार बोला जाता है भगवान महावीर के उन चीफ डिसाइपल्स को जो बड़े पॉपुलर थे, वर्धमान महावीर के साथ क्लोजली रहते थे, जिनमें से कुछ पॉपुलर हैं इंद्रभूति गौतम एंड सुधर्मन। फिर सेक्रेड टेक्स्ट है जहां पे भगवान महावीर और बाकी जैन तीर्थंकर्स की टीचिंग्स है, वो है अगम सूत्राज। राइट, तो ये कुछ पार्ट्स आपको याद रखने हैं। बाकी अनेकांतवाद या स्यादवाद हम क्लास में भी डिस्कस करते हैं, अभी भी चलो मैं तुम्हें समझा देता हूं। अनेकांतवाद मतलब थ्योरी ऑफ मल्टीफोल्ड ट्रुथ, कि सच को बताने के मल्टीपल फॉर्म होते हैं, और जिस इंसान ने इसको समझ लिया उसको ना हर तरीके के सत्य का नॉलेज हो सकता है, वो कभी रिजिड नहीं होगा, और लिबरल हो कि इंसान कई चीजों को समझने का काम कर सकता है। स्यादवाद, स्यादवाद मतलब थ्योरी ऑफ मे बी, कि जैसे सपोज मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि अच्छा तुम अंडमान निकोबार गए हो, तुमने बोला नहीं सर अंडमान निकोबार तो नहीं गए हैं, पर हमें मालूम है कि सर वो समंदर के किनारे है। तो मैंने बोला अच्छा समंदर के किनारे तो क्या लोग वहां हमेशा बीच पर रहते हैं, या वहां पर कोस्टल कल्चर वो ज्यादा पॉपुलर है, या फिर फील्ड रीजन में लोग जैसे रहते हैं वो पॉपुलर है, या अंडमान निकोबार में हिल भी है, वहां पे हिली कल्चर पॉपुलर है। तो जब आपके पास नॉलेज नहीं हो ना, तो आप मे बी का सहारा ले सकते हो, आप बोल सकते हो कि सर शायद, शायद, मे बी वहां पर हिली कल्चर होगा या कोस्टल कल्चर होगा। तो यही थ्योरी ऑफ स्यादवाद है, कि जब आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो आप ना कंपेरेटिव नॉलेज का यूज करोगे, स्यादवाद का यूज करोगे स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर आरएनए। एक्स्ट्रा सेलुलर आरएनए, द हिंदू में एक आर्टिकल आया व्हाट इज एक्स्ट्रा सेलुलर आरएनए, तो हम भी पढ़ लेते हैं व्हाट इज एक्स्ट्रा सेलुलर आरएनए, क्योंकि यूपीएससी एपीएससी इन सब एग्जामिनेशन को ये द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस से बड़ा प्यार होता है। आ जाइए इस पर। पहला स्टेटमेंट क्या, extracellular RNA found in body fluids like blood and saliva holds immense clinical potential as a non-invasive diagnostic tool for detecting severe disease such as cancer। ये ना एक स्टेटमेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर आरएनए का, और एकदम इसको याद रख लेना है कि ये ना हमारे बॉडी के फ्लूइड्स में प्रेजेंट रहता है। तो क्या क्या बॉडी में फ्लूइड्स के फॉर्म में रहेंगे, जैसे ब्लड हो गया, सलीवा हो गया, और इन सब में ये प्रेजेंट रहता है जहां से ना हमारे बॉडी में अगर सपोज मान लो किसी के बॉडी में कोई डिजीज है, राइट, इवन कैंसर जैसी डिजीज है, या बॉडी के बाकी बॉडी पार्ट्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं, हम उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर करने का काम कर सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर आरएनए, एक्स आरएनए की हेल्प से। स्टेटमेंट टू, वन तो करेक्ट था, टू क्या है, एक्स आरएनए इज एबल टू सर्वाइव इन हार्श एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट बिकॉज इट सर्कुलेट्स इन अ कंप्लीटली नेकेड अनप्रोटेक्टेड स्टेट। अब यहीं पर स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, ये हार्श सेलुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करेगा, क्यों, क्योंकि ये नेकेड है, अनप्रोटेक्टेड है, तो ये तो गलत हो गया ना। किसी को भी हार्श सेलुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है तो वो नेकेड या अनप्रोटेक्टेड स्टेट में कैसे रहेगा, तुम ही बताओ, उसको तो कंपोज प्रोटेक्टेड स्टेट में होना चाहिए। सो स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग, हमारा आंसर सिंपली हमें मिल गया, वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट। अब हम जरा इसकी डिटेल्स देख लें एक्स आरएनए का। तो एक्स आरएनए जहां तक बात करें, यहाँ देखो डीएनए और आरएनए के बीच का डिफरेंस भी है। डीएनए जो होता है ना वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, और आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, इसलिए वी ओनली कॉल इट राइबोज शुगर। यहाँ पे सिर्फ राइबोज शुगर है, डीऑक्सी में डबल स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको डीएनए बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब हमारे एक्स आरएनए के प्रेजेंस की बात करें तो फ्लूइड फॉर्म में ब्लड में, सलिवा में, यूरिन में, या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, जो स्पाइनल फ्लूइड होता है वहां प्रेजेंट रहता है। दो फॉर्म में प्रेजेंट रहता है आरएनए, एक स्मॉल आरएनए जिसको हम एमआईआरएनए बोलते हैं, एक लॉन्ग कोडेड आरएनए जिसको एमआरएनए बोलते हैं। ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो एक बार इसको ध्यान रखिएगा। बाकी हम इसके सर्वाइवल मैकेनिज्म की बात करें तो हमारा जो एक्स आरएनए है ना, ये बिल्कुल हार्श एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है। क्यों सर्वाइव करता है, बिकॉज इट इज सिक्योरली पैकेज्ड इनसाइड स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूलर कंटेनर्स। मॉलिक्यूलर कंटेनर्स होते हैं इन फ्लूइड में, सलिवा में, यूरिन में, ब्लड में, और उन मॉलिक्यूलर कंटेनर्स में एक्स आरएनए रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कैन सर्वाइव द एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। जैसे अगर ये पिक्चर देखो तो ये बाहर जो ब्लू कलर का ये जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर रेड फॉर्म में हमारा एक्स आरएनए दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ये ब्लू जो आउटर लेयर है ना, ये इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सिंपली ये ना एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, ये बस आपको समझाया गया है ग्राफिक्स की हेल्प से, कि एक आउटर लेयर है जो कि एक्स आरएनए को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, ताकि ये अपने टारगेट डेस्टिनेशन तक पहुंचे, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हम गैदर कर सकें। फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन में इसका क्या एक फंक्शन है, ये इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन के काम करता है। इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन, हमारी जो बॉडी है वहां पे डिफरेंट सेल्यूलर कम्युनिकेशंस होते हैं, देन वी परफॉर्म एक्चुअली।
जैसे अभी तुम्हें ये प्री सिक्योर का सेशन है तो यहाँ पर भी बहुत सारे फंक्शंस है कि पहले एक सॉफ्टवेयर को यूज करके यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किए गए, फिर एक सॉफ्टवेयर को यूज करके इसको गूगल पे अपलोड किया गया, फिर एक सॉफ्टवेयर को यूज करके इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, फिर यूट्यूब को यूज करके आपके पास प्रेजेंट किया जा रहा है। तो ऐसा ही बॉडी होता है, यहाँ पे डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गन्स है ना उनके बीच कम्युनिकेशन होना चाहिए, तब आप अच्छे से बोल सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, खड़े हो सकते हो, बाकी काम कर सकते हो। यहाँ पर XRNA हेल्प करता है, ऐसे याद रखिएगा। Apart from that, it also help to develop the immune system responses in the body। जो कोऑर्डिनेशन होता है इम्यून सिस्टम का उसमें भी XRNA हेल्प करता है। तो ये XRNA के दो मेजर बायोलॉजिकल फंक्शंस हो गए। बाकी हम फिर इसको क्लिनिकल पोटेंशियल के लिए, बॉडी में कोई डिजीज है या बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मॉनिटरिंग करने के लिए, बॉडी का डिजीज के प्रोग्रेशन को मॉनिटर करने के लिए मेडिकल साइंस में भी XRNA को यूज किया जाता है। ओके, The next topic is about the archaeological excavation at बलिराजगढ़ in बिहार। क्या लिखा गया है इंडियन एक्सप्रेस में? दैट एडमिनिस्ट्रेटिव हब ऑफ आयरन एज किंगडम, क्वेश्चन मार्क है कि क्या यहाँ पे आयरन एज किंगडम का एडमिनिस्ट्रेटिव हब था क्या? एक्सकेवेशन में मालूम पड़ा, अभी जो ये खाली फील्ड है यहीं पर खुदाई चल रही है। ASI डिग एट बिहार बलिराजगढ़। तो यहाँ से ना हमको दो चीज मालूम रखनी है कि बलिराजगढ़ कहाँ है, बिहार में, और बिहार में कहाँ पर है, मिथिला रीजन में, जहां से देवी सीता बिलोंग करती थी, नेपाल और बिहार का जो बॉर्डर है उस रीजन में। चलिए पहला स्टेटमेंट क्या, लोकेटेड इन बिहार बलिराजगढ़ इज हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद द एंशिएंट विदेह किंगडम। एकदम सही बात है, जो देवी सीता थी वो विदेह से ही तो थी, तभी तो उनको वैदेही बुलाया जाता था, है ना। ये सारी चीज भी आप याद रखिए कि देवी सीता को किस नाम से हम बुलाते थे, वैदेही के नाम से भी याद रखते थे, वैदेही, राइट। And has yielded evidence of continuous human settlement spanning from the northern black polished ware phase to the Pal period। एकदम करेक्ट है कि जो हमारा बलिराजगढ़ है, ये बलिराजगढ़ ना विदेह किंगडम और विदेह किंगडम जो कि देवी सीता के टाइम का था, और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो टाइम पीरियड चलता है, उन दोनों के एग्जांपल्स हमें बलिराजगढ़ से मिलते हैं। एकदम करेक्ट है, करेक्ट। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में हम एंशिएंट हिस्ट्री के क्लासेस में कुछ और देखेंगे, अभी भी मैं आगे तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या, ASI के बारे में बोल रहा है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सही है, यहां तक करेक्ट है। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया currently operates एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ये भी करेक्ट है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। यहाँ गलती हो गया भाई, तो ओवरऑल स्टेटमेंट गलत हो गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर वर्क करता है, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी है बट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। एस्टेब्लिशमेंट की बात भी सही है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही इसको 1861 में एस्टेब्लिश किया था, जो इसके पहले डायरेक्टर जनरल भी थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है, याद रखो इसको। थर्ड स्टेटमेंट पर हम आते हैं। थर्ड क्या है, while the ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन्स एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, इट लैक्स द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू रेगुलेट द इलीगल trade of ancient artifacts, a function that falls exclusively under the jurisdiction of the custom department। Actually wrong। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास ना कस्टम डिपार्टमेंट वाले पावर्स भी होते हैं, मतलब कि सपोज मान लो कि कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे से कोई एक आर्टिफैक्ट निकला है ना, कोई मूर्ति निकली, कोई एक बर्तन निकला, तो उसका इलीगल ट्रेड ना हो उसको भी रोकने के पावर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है, एज पर द एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट। ये चीज भी याद रखना है कि यहाँ पर सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है कि कस्टम डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खुद अपने पास वो पावर होल्ड करता है कि वो किसी भी आर्टिफैक्ट्स के इलीगल ट्रेड को रोक सके, ठीक है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा आप। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। करेक्ट किया था सिर्फ 1, लेकिन हमको नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो हम क्या चूज करेंगे, 2 and 3 ओनली, है ना। ये करेक्ट नॉट करेक्ट पे ध्यान देना है बाबू। चलिए, ये आप एक्सकेवेशंस के कुछ साइट देख सकते हो, और बाकी साइट्स में खुले मैदान में एक्सकेवेशन हो रहा है, तो वो हम कभी आपको टाइम मिले आप इस रीजन में घूमने जा सकते हो। विदेह किंगडम भी है, देवी सीता से रिलेटेड भी कई एग्जांपल मिलेंगे, और भी एक मिथोलॉजिकल लिंक है कि यहीं पे राजा बलि का राज चलता था। राजा बलि जिसने ऐसा तप किया था कि जिससे देवता भी परेशान हो गए थे। अब ये ना अलग अलग रेफरेंस है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं राजा बलि का किंगडम केरला में था, कुछ बोलते हैं कि नहीं राजा बलि का किंगडम विदेह में था, इसलिए मिथोलॉजिकल लिंक बोला जाता है। हालांकि देवी सीता से रिलेटेड कई एग्जांपल है, तो हम उसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में काउंट कर सकते हैं। चलिए, स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन की बात करें तो हमारा जो बलिराजगढ़ है, जो कि बी फॉर बलिराजगढ़ बिहार में पड़ता है, विदेह मिथिला रीजन में, मधुबनी रीजन में, 1938 से ये ना
प्रिजर्व्ड है, इस रीजन को प्रोटेक्शन दिया गया है एज पर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। मतलब यहाँ पर पहले भी एक्सकेवेशंस हुए हैं जिसमें नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर के, सुंग टाइम पीरियड के, कुषाण टाइम पीरियड के, गुप्त रूलर्स टाइम पीरियड के, पाल रूलर्स टाइम पीरियड के कई एग्जाम्पल मिले हैं। हम इन सब डायनेस्टीज के बारे में बाद में अपने अपने क्लासेस में पढ़ेंगे, बट ये याद रखिएगा कि इन सब के एग्जाम्पल आपको इस रीजन में बिहार के देखने को मिलते हैं। The next, last but not the least topic is about Indian Ocean Naval Symposium. इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, तो ये आईओएनएस एक्सरसाइज की बात की जा रही है जिसको नाम क्या दिया गया, आईओएनएस मेरीटाइम एक्सरसाइज आईएमएक्स टीटीएक्स 2026, जो कि अभी रिसेंटली सदर्न नेवल कमांड कोच्चि में कंडक्ट हुआ, ठीक है, 27 मार्च को। ओके, अब पहला स्टेटमेंट आईओएनएस से रिलेटेड, मेंबरशिप इन आईओएनएस इज स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड टू एशियन एंड अफ्रीकन लिटरल स्टेट्स, thereby excluding European nations from participating as full members। एक्चुअली ये रॉन्ग है ना, ये रॉन्ग इस वजह से भी है, ये रॉन्ग है ये तो याद रखिएगा कि यहाँ पे यूरोपियन नेशंस भी पार्टिसिपेट करते हैं, पर जरा कॉमन सेंस भी आपको यूज करना है कि अगर इसको यूरोपियन नेशंस के लिए पूरी तरह से रोक दिया जाएगा तो जो एशियन, यूरोपियन, अफ्रीकन नेशंस की कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, ताकि इंडियन ओशन हो या कभी पैसिफिक ओशन हो या अटलांटिक हो, वहां पे ना कोऑर्डिनेशन होके ओशन का प्रॉपर यूज हो सके, फिर वो जो गोल है ना वो गोल डिफाई हो जाएगा। That's why it is not restricted to European nations. It is open to European nations as well. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड क्या है, द आईओएनएस मेरीटाइम एक्सरसाइज प्राइमरली concentrates on improving multilateral coordination against non-traditional maritime security threats rather than conventional state-on-state warfare। एकदम करेक्ट कि ये ना मल्टीलेटरल कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है, तो इस वजह से भी यूरोपियन नेशंस को बैन करना या नहीं अलाउ करना वैसा कुछ नहीं होगा। और मेन इसका टारगेट ना वॉरफेयर को प्रैक्टिस करना नहीं है, इसका टारगेट क्या है कि मेरीटाइम सिक्योरिटी को इंप्रूव करना। वो जो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन नाम की एक मूवी थी ना, कि पायरेट्स होते हैं कैरिबियन रीजन के, अब मान लो इंडियन ओशन में भी पायरेट्स हैं जो कि ट्रेड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वैसा कुछ ना हो, टेररिज्म ना हो, इन सबको कंट्रोल करने के लिए आईओएनएस एक्सरसाइज होती है। तो करेक्ट क्या होगा हमारा, B2 ओनली। यही आईओएनएस एक्सरसाइज है जिसको 2008 में इंडियन नेवी ने ही लॉन्च किया था, मतलब भारत ने ही लॉन्च किया है 2008 में, याद रखिएगा, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग नेशन से इसमें लिटरल स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशन रीजन, जो भी इंडियन ओशन रीजन जिन जिन देशों से कनेक्ट करता है उसमें वही लोग इसमें ये जो हमारा आईओएनएस है, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मेन फोकस एरिया इसका होता है मेरीटाइम सिक्योरिटी इंप्रूव करना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ वर्क, जिसको हम HADR वर्क बोलते हैं, उसको इंप्रूव करना। कि कल को सपोज अगर इंडियन ओशन रीजन में भगवान अल्लाह वाहिगुरु जीसस ना करे, कल को वहां पर मान लो सुनामी आ गई, पहले भी सुनामी आ चुकी है, तो उस केस में ह्यूमैनिटेरियन वर्क, डिजास्टर रिलीफ वर्क फास्ट हो सके, आईओएनएस इसके लिए भी काम करता है। इसकी जो चेयरमैनशिप होती है ना, ये रोटेट करती रहती है बाइनियल कॉन्क्लेव के थ्रू। रिसेंटली इंडिया को फिर से चेयरमैनशिप मिला है, पहले भी 2008-10 के लिए 2 साल के लिए चेयरमैनशिप मिलता है, पहले भी मिला था, अगेन 2026 एंड 28 के लिए इंडिया को चेयरमैनशिप मिली है। इसके मेंबर की बात करें तो ऑब्वियसली इंडियन ओशन रीजन के लिटरल स्टेट्स होने चाहिए, बट यूरोपियन नेशन जैसे फ्रांस, इनको भी अलाउ किया जाता है बिकॉज दे हैव आइलैंड इन दिस रीजन। और अगर पार्टिसिपेटिंग नेशंस की बात करें तो इंडियन ओशन के जितने भी रीजन है वो तो पार्टिसिपेट करते ही हैं, राइट। उनसे अपील की जाती है कि आप पार्टिसिपेट कीजिए जिससे कोऑर्डिनेशन बढ़े, एंड इट इज ओपन कि जब पार्टिसिपेशन के लिए मान लो अगर किसी दूसरे रीजन की बात हो कि हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, डायरेक्टली उनका इंडियन ओशन में कनेक्शन नहीं है तो पर भी, तो उनको भी अलाउ किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। स्ट्रेटेजिक फोकस है वही नॉन ट्रेडिशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंप्रूव करना, इंफॉर्मेशन शेयरिंग इंप्रूव करना वगैरह वगैरह, ये इनका मेन फोकस रहेगा आईओएनएस एक्सरसाइज का। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। कल पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिया था मिक्स्ड फार्मिंग, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग कि एसएमएस मीडियम स्टूडेंट भी करें कमेंट सेक्शन में ही। मिक्स्ड फार्मिंग, अब पहला स्टेटमेंट क्या था, इट इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर विच इन्वॉल्व्स बोथ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक। बिल्कुल, देखो मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब है कि जहां पे हम क्रॉप कल्टीवेशन भी करें और साथ ही साथ लाइव स्टॉक मैनेजमेंट भी करें। हम भेड़ सॉरी सॉरी हम भेड़, बकरी, गाय सब पालन का भी काम करें, क्योंकि देखो उसका भी यूज होता है ना। हम क्या कर सकते हैं, ग्रासेस को कट करके अपने भेड़, बकरी, गाय को खिला सकते हैं। उनका जो डंग होगा उस डंग को हम क्या करेंगे, मैन्योर बनाने के लिए यूज करेंगे। तो यही मिक्स्ड फार्मिंग है, जहां पे क्रॉपिंग भी चल रही है, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट भी चल रहा है, करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या, इट इज सिमिलर टू मिक्स्ड कल्टीवेशन दैट इज अ सीरीज ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। ना भैया ना, गलत। मिक्स्ड कल्टीवेशन और मिक्स्ड फार्मिंग अलग है। मिक्स्ड कल्टीवेशन में क्या होता है कि 2 टाइप के क्रॉप्स या 3 टाइप्स के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग में होता है कि क्रॉप्स भले 2-3 टाइप के हों, लेकिन साथ में लाइव स्टॉक मैनेजमेंट भी करेंगे फील्ड में, बुझे। तो सेकंड इज रॉन्ग।
थर्ड, इट इज बेनिफिशियल फॉर डेंसली पॉपुलेटेड अर्बनाइज्ड एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये सही बात है, क्योंकि जो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन हो गया या अर्बनाइज रीजन हो गया, अगर वहां पे ऑलरेडी ना एग्रीकल्चरल फील्ड कम होते हैं, लाइव स्टॉक मैनेज करने के लिए एरिया कम होता है, तो अगर एक ही फील्ड में हम क्रॉप प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, तो फायदा ही होगा ना। दैट्स वाई थर्ड इज करेक्ट। हमको लेकिन करेक्ट नहीं ढूंढना था, इनकरेक्ट ढूंढना था, तो आंसर क्या होगा बताओ? टू ओनली। मुझे करेक्ट नहीं ढूंढ लेना, सी आंसर नहीं कर लेना, राइट। मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कि कुछ लोगों ने सी आंसर चूज कर रखा था, सी नहीं, बी इनकरेक्ट पूछ रहा था मैं तुमसे। ये करेक्ट इनकरेक्ट पे ध्यान दीजिए। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन था लाहौर सेशन के बारे में, ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। हम लोग ना पीवाईक्यू भी साथ में प्रैक्टिस करते जाएंगे guys, ठीक है, नए क्वेश्चन और पीवाईक्यू। तो लाहौर सेशन 1929 का सेशन है, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे बताओ? यस, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स वाज रिजॉल्व्ड इन दैट सेशन। ऐसा कुछ नहीं हुआ था एक्चुअली, 1929 के आने तक मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट का डिवीजन ही नहीं बचा। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज को लेकर। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडिया में कुछ टाइम के लिए लोगों के अंदर भी पैनिक हो गया। हम लोग ने इंडिया में पैनिक भी बहुत करते हैं। जैसे गैस सिलेंडर का शॉर्टेज होने के दो रीजन है, एक तो थोड़ा सप्लाई लाइन अफेक्ट हुआ है, और दूसरा लोगों का भी पैनिक करना है। लोग जबरदस्ती अपने घर में गैस सिलेंडर जमा कर रहे हैं। अरे भाई, तुम कितना गैस सिलेंडर जमा करोगे? गैस थोड़ी पी कर रहोगे, तो जितना जरूरत है उतना ही लो ना। ऑयल का भी वैसा ही कर रहे हैं, टैंकर पे टैंकर फुल करवा रहे हैं लोग, सरकार को ऑर्डर इशू करना पड़ता है। तो खैर पैनिक ना करें, यही सबसे अपील होनी चाहिए, हम लोगों को यही समझना चाहिए। भारत सरकार क्या करती है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी रखती है ऐसे सिचुएशन से डील करने के लिए। तो आपको आज के क्वेश्चन में, प्रैक्टिस क्वेश्चन में बस यही बताना है कि भारत में कहां कहां पर स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व है एज पर दीज ऑप्शंस। मंडे या फिर अगले जो प्री सिक्योर का सेशन होगा फ्राइडे या मंडे को, मैं स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व को ना डिटेल में तुम्हारे साथ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, कि क्या होता है स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व, किसे प्रोसेस करते हैं वगैरह वगैरह, राइट। आज आप सिर्फ मुझे प्लेस का आंसर करोगे, स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं प्री सिक्योर के अगले सेशन में इसको डिस्कस कर लूंगा। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन यूपीएससी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किनके बारे में? दादा भाई नौरोजी के बारे में, जिनको इंडियन पॉलिटिक्स का भीष्म पितामह या ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ये दोनों आपके आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करोगे। बाकी सेशन जो है उस सेशन के इंग्लिश और एसएमएस पीडीएफ दोनों कमेंट सेक्शन में अवेलेबल रहेंगे, आप वहां से डाउनलोड करके उसको पढ़ोगे। कल के प्री सिक्योर सेशन में फिर हम लोग मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।